हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। इस क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे आज सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके संबंध में ये प्रैक्टिस सेट है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। यानी कि जो किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, उस अवस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनको सबसे सर्वोत्तम रूप में एक शब्द में व्यक्त करना है। तो वो शब्द क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए विकास, बी परिवर्तन, सी समायोजन या डी अस्थिरता। तो देखिए वो एक शब्द कहलाएगा आपका परिवर्तन, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन आपके किशोरावस्था में होते हैं। आपके संवेगात्मक उथल पुथल होती है, ये सभी चीजें होती है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। परिवर्तन जो है वो एक शब्द होगा किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए, कई नवीन तथा आंतरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। बी, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। सी, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। या डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपसे गलत पूछा है, तो हमें ना तो हमको गलत छांटना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? कई नवीन तथा आंतरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत नहीं है, सही बात है। क्योंकि किशोरावस्था में ऐसा ही होता है, नवीन आंतरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था का नाम ही परिवर्तन है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बिल्कुल है, संवेगों की उथल पुथल होती है यहाँ पर। ऑप्शन सी, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। बिल्कुल सही बात है कि बुद्धि जो है आपकी जो परिपक्व जितना होता है लगभग उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाती है किशोरावस्था में बच्चे की बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपसे आत्मचेतना भाई कम हो जाती है। देखो यही नेगेटिव सेंस हो गया, यही गलत बात होगी। आत्मचेतना कम नहीं होती भाई। किशोरावस्था में जैसे बच्चा जा रहा है तो वहां तो उसकी आत्मचेतना और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। बी, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। या ऑप्शन डी, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। अब देखिए हमसे सही कथन पूछा है, इसमें से ऑप्शन क्या कह रहा है? ए क्या कह रहा है आपसे? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। देखिए तो गलत है भाई, संबंध होता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास आपका वॉर्म टू टॉम चलता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? विकास हमेशा रेखीय होता है। ये भी गलत है, विकास हमेशा एक रेखीय नहीं होता है, विभिन्न आयामी होता है विकास। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि विकास जो है सभी के लिए समान गति से नहीं होता है भाई। किसी में तेजी से विकास होता है, किसी में धीमी गति से होता है। तो एक सभी में एक समान गति से नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। भाई देखिए, अब कल को आप शिक्षक बनकर जाएंगे तो आप अब जो वहाँ पर पुराना स्टाफ है उसके साथ आप जुड़ गए, भाई शिक्षक समूह से जुड़ गए, तो आप जो अन्य शिक्षक थे वहाँ पर, अन्य स्टाफ था, उनकी तरह मान ली वहाँ पर एक आपका ड्रेस कोड है, तो वो ड्रेस या पोशाक आप धारण करने लगते हैं उनकी तरह ही। तो आप उस समय क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए, समूह की पहचान का। बी, समूह आज्ञाकारिता का। सी, समूह निर्देश अनुपालन का। या डी, समूह की अनुरूपता का। तो देखिए आप प्रदर्शन कर रहे होंगे समूह की अनुरूपता का। किसका भाई? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब सही कथन छांटना आपको। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। या ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है।
अब आपसे सही कथन पूछा है, तो सही कथन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए खेलना जो होता है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। कैसे भाई, देखिए बच्चा जब कोई खेल खेलता है तो ग्रुप में खेलता है, उसमें सहयोगी भावना प्रकट होती है, एक दूसरे की मदद करने की भावना प्रकट होती है, सामाजिक मूल्यों की जो होते हैं वो उसमें बढ़ते हैं, सामाजिक मूल्यों की भावना बढ़ती है। तो ये सभी उसका संज्ञानात्मक, कोई जैसे चेस गेम है भाई, वो भी तो खेलना ही है, चेस है, उसमें उसका संज्ञानात्मक जो दिमाग है वो अच्छे से कार्य करता है, संज्ञानात्मक जो विकास है वो अच्छे से होता है। तो कुल मिलाकर के खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए एक तरह से सार्थक होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। भाई जो कोई अफसा बच्ची है उसने एक आलू की चिप्स आती है, आलू की चिप्स को दिखाते हुए कहा कि ये है तितली है, ये क्या है भाई, तितली है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार के प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो हमारे जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार जो इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार है वो कौन सी अवस्था की विशेषता है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जीन पियाजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके अंतर्गत 4 चरण बताए हैं, वो चारों के चारों आपके सामने क्रमवाइज लिखे हुए हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। उसी संज्ञानात्मक सिद्धांत से क्वेश्चन है। तो भाई कोई लड़की बच्ची है, उसने आलू की चिप्स को दिखाया और कहा भाई ये तितली है, वो प्रतीक के रूप में उसको विचार आया कि भाई ये तितली है। तो प्रतीकात्मक विचार कौन सी अवस्था का है, तो वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। किसका है भाई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, यानी कि जो आपकी दूसरी स्टेज होती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, उससे है ये प्रतीकात्मक अवस्था जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। अब भाई कोहलवर्ग का सिद्धांत आ गया यहाँ पर, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, सभी को पता होगा उसमें 3 चरण है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो उसी में से आपका जो पूर्व परंपरागत चरण है उसके अनुसार पूछा है कि कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य तथा डी पारिवारिक अपेक्षाएं। तो देखिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंतर्निहित संभावित दंड, यानी कि जो आपका कोहलवर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर होता है उसमें आपकी पुरस्कार एवं दंड से प्रभावित होता है ये। यहाँ पर जो व्यक्ति निर्णय लेता है नैतिक निर्णय, वो आपके पुरस्कार एवं दंड को ध्यान में रख करके नैतिक निर्णय लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। ऑप्शन ए भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, बी संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, सी भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, या डी संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो देखिए भाषा एवं विचार के संबंध में जो वाइगोत्स्की हैं वो सुझाते हैं कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास को भाषा निर्देशित करती है, ये आपके लेव वाइगोत्स्की सुझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा में डैश डैश डैश। ऑप्शन ए बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, बी बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ऑप्शन सी बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, या ऑप्शन डी बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। तो भाई एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, एक प्रगतिशील कक्षा में होता है कि बच्चे जो हैं वो व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप में कार्य करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत रूप में भी कार्य करते हैं और समूह में मिलकर भी लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। अब आपकी एनईपी 2020 जो है उसके अनुसार पूछा गया है कि भाई शिक्षा जो है उसको किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए संकल्पनात्मक समझ, बी गैर संदर्भित विषय वस्तु, सी रटकर सीखना, या डी परीक्षाओं के लिए सीखना। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। जो आप बच्चों का जो अवधारणात्मक समझ है उस पर बल देना चाहिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बच्चों की तभी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, बी
तार्किक गणितीय बुद्धि, सी अंतरावैयक्तिक बुद्धि या डी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो उनके अनुसार, उसी सिद्धांत के अनुसार पूछा है कि उसमें भावनात्मक अवस्था, संवेगों की अवस्था और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल जो आपकी इंटेलिजेंस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पठन कौशल को इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन ए उत्तर लिखना, बी वर्ड गेम खेलना या क्विज करना, ऑप्शन सी पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना या डी शब्दावली अभ्यास करना। तो देखिए भाई पठन कौशल है तो उसकी प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है, वो तब किया जा सकता है कि जब आप पाठों में आए हुए शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि पाठों में शब्द कैसे किस तरह प्रयोग हो रहे हैं, किस किस तरह उनके अर्थ निकाले जा रहे हैं, किस अर्थ में उनका प्रयोग हो रहा है, तो उस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके पठन कौशल को सबसे अच्छी तरह से विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, ये नहीं अक्सर जल्दबाजी में छूट जाता है और आपका आंसर गलत हो जाता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तब आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन है आपके, ए रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र में उपयोग, बी विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित करना, सी विद्यार्थियों को कार्यकरण संबंधों को तलाशने के लिए कहना या डी गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। तो देखिए यहाँ से पूछा है आपसे कि क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ये नहीं करना चाहिए जो आपके गैर उदाहरण हैं और अपवाद हैं उनका सम्मिलन नहीं करना चाहिए। भाई गैर उस टॉपिक से संबंधित जो गैर उदाहरण हैं उससे संबंधित नहीं है उसके, और अपवादों को उनको सम्मिलित नहीं करना चाहिए उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि जो कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनसे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए आपको करना चाहिए कि बच्चों से आपको बातचीत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व होता है कि बच्चा किस दृष्टिकोण से समझना चाह रहा है, किस दृष्टिकोण से सीखना चाह रहा है, बच्चे की क्या राय है, तो उसको भी महत्व देना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए, यानी कि अधिगम के लिए जो प्रारंभिक आकलन होता है उसका प्राथमिक ध्येय पूछा आपसे। ऑप्शन ए बच्चे के कक्षा में उपस्थिति की कक्षा में जांच करना, ऑप्शन बी स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना, या सी लेखन कला को सुधारने में मदद करना, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम में अंतराल को समझना। तो देखिए अधिगम के लिए जो प्रारंभिक आकलन होता है उसका प्राथमिक ध्येय होना चाहिए आपका कि अधिगम में अंतराल को समझना, कि अधिगम में कहाँ अंतराल हुआ, कहाँ कमियां रह गई, कहाँ छूट गया, उसको समझना आपका प्राथमिक ध्येय होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है। अब भाई शिक्षा में जो समावेशन करते हैं उससे आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है उसका। ऑप्शन ए छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, ऑप्शन बी छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, या ऑप्शन डी विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यही आपका समावेशन होता है, यही आपकी समावेशी कक्षा होती है, यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है कि विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी एक साथ एक ही छत के नीचे बैठाकर शिक्षा दिया जाना ही आपकी समावेशी शिक्षा होती है, वही आपका समावेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है। ऑप्शन ए परिशुद्धि की इच्छा, बी जानकारी का धीमा अवशोषण, सी विषय वस्तु की तीव्र समझ, या डी तीक्ष्ण उत्सुकता। तो देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में कौन सा नहीं होता है, आपसे नहीं पूछा है, तो वो नहीं होता है भाई जानकारी का धीमा अवशोषण। भाई प्रतिभाशाली बच्चा है उसको जानकारी का धीमा अवशोषण थोड़ी होगा, वो तो जानकारी को बहुत जल्दी से सीख लेगा, जल्दी से अवशोषित कर लेगा, है ना। तो यही आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर
इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, समायोजन का संबंध है। अब समायोजन है, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी शारीरिक विकास से, या डी संवेगात्मक विकास से। तो देखिए समायोजन जो होता है उसका जो संबंध होता है वो होता है आपका सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से आपका समायोजन का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यानी कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, पहले से सीखा हुआ ज्ञान है, पहले से सीखे हुए अनुभव हैं, वो आपके किसी नए प्रकार के सीखने में सहायता कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, या डी सीखना। तो देखिए भाई, पुराने अनुभव आपके नए सीखने में सहायता कर रहे हैं। अब सहायता कर रहे हैं तो वहां पर एक तरह की सकारात्मकता उत्पन्न होती है, तो उसको कहा जाएगा आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, क्योंकि वो स्थानांतरण सकारात्मक रूप से हो रहा है। आपका पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव आपके नए सीखने पर भी सहायता कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? भाई कल को आप टीचर बन के जाते हैं और आपके विद्यार्थी ने आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया और आपको उसका जवाब नहीं आता है, नहीं पता है उस टाइम, तो आपको क्या करना चाहिए? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, बी टालने का प्रयास करेंगे, सी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और उसे अगले दिन बताएंगे, या डी छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे या डांट देंगे। तो देखिए आपको करना है इस स्थिति में, आपको क्या करना है? उस स्थिति में करना है कि भाई प्रश्न का आप जवाब ढूंढेंगे कि इस प्रश्न का क्या जवाब है, क्या उत्तर है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, और अगले दिन आकर कक्षा में उसे बताएंगे। तो यही आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ना कि बच्चे को डांटना है, टालना है, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रश्न का जवाब ढूंढना है और अगले दिन आकर के उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।